हेलो एवरीवन। तो मैं अब इस सेशन में आपको एक अगेन ऑन डेवऑप्स। मैंने प्रीवियस सेशन के अंदर ये बताया था आप लोगों को कि डेवऑप्स की प्रोफाइल पे आपको आना है तो क्या स्किल्स की आपको नीड है, राइट। जिसमें मैंने सिर्फ टूल के नेम मेंशन करके आपको दिए थे, लेकिन अभी मैं इस सेशन में थोड़ा सा आपको इन डेप्थ ये जो टूल के नेम मैंने लिखे हुए स्क्रीन के ऊपर, इनका थोड़ा सा इन डेप्थ एक एक मीनिंग कि सर इनका एक्चुअल में आईटी में क्या क्या रोल है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ से करते हैं हम लोग स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक टर्म्स मैंने बोला था बीसीएस टूल आपको आना चाहिए डेवऑप्स की प्रोफाइल में। इसका मीनिंग क्या है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं इसको, राइट। हर कंपनी में क्या रहता है, जब डेवलपर काम करते हैं ना, तो वो कंटिन्यूअस कोड में चेंज करते हैं। एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए 10 टीम काम कर रही है, एक ही प्रोजेक्ट है। अब कोड में कब किसने चेंज किया, किसने कोड में लाइन ऐड की है, किसने कोड में से लाइन को डिलीट कर दिया है, इस हिस्ट्री को हम कैसे ट्रैक कर पाएंगे? तो वर्जन सिस्टम जो इंडस्ट्री में टूल आया था, इसका मीनिंग यही था कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी जब भी वो कोई डेवलपमेंट करेगी और कोड लेवल पर कब कोड में किसने चेंज किया है, राइट, उसका डेट एंड टाइम, जिससे हम उसको ट्रैक कर पाए चेंजेस को। कभी कुछ कोड मेरा स्टक हो गया, जैसे मैंने कोड में आज चेंज किया, बड़ी कोड नहीं चल पा रहा है आज, तो मैं इसको जल्दी से ना प्रीवियस पे रोल बैक कर पाऊँ कि यार आई थिंक कल तो कोड ठीक था, आज कोड नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब कल तक का कोड मुझे वापस ला के दे दो। तो मुझे मैनुअली वो सब फाइलों को लॉस करने की नीड नहीं है कि यार हमने आज ये फाइल थी इसमें ऐड की थी, या मुझे कहीं पे ये रिकॉर्ड लिखने की नीड ही नहीं है कि आज हमने कोड में क्या चेंज किया। बीसीएस कहता है कि मैं एवरीथिंग मेंटेन करके रखता हूँ, कोड में कब, किस दिन, किस टाइम पर किस यूजर ने कौन सा डेटा ऐड किया, कौन सी लाइन लाइन को डिलीट मारा था। तो आप जब चाहो अपने कोड को कहीं से भी रोल बैक, कहीं से भी आप रीसेट करके स्टार्ट कर सकते हो, राइट। इट्स अ ब्यूटी ऑफ बीसीएस टूल। तो आईटी में इसको यूज हम लोग करते हैं, वरना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम नहीं कर सकते इसके बिना, राइट। ये काम था किसका? बीसीएस टूल का। और जिसमें मार्केट में आज के टाइम पर जो पॉपुलैरिटी हुई है उसका नाम है गिट। तो गिट एक बीसीएस ओपन सोर्स का टूल है जिसे कंपनी यूज करती है सॉफ्टवेयर की लाइफ को, सॉफ्टवेयर के चेंजेस की हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टर्म्स मैंने बोला था कि डेवऑप्स इंजीनियर को कोड बिल्ड मैनेजमेंट टूल आना चाहिए, राइट। जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है ना, तो सॉफ्टवेयर्स को हमें कंपाइल करना पड़ता है। उसमें कोई फंडामेंटल मिस्टेक तो नहीं है, कोड में कितनी क्लासेस हैं, राइट, कहीं हमने कोई कीवर्ड गलत टाइप तो नहीं कर दिया। तो मुझे मैनुअली पूरा कोड पढ़ना पड़ेगा बैठ के मैनुअली। तो इसी चीज को ऑटोमेट करने के लिए इंडस्ट्री में कुछ टूल्स आते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग कोड बिल्ड मैनेजमेंट टूल, जैसे मेवन, ग्रेडल, आंट। इसमें से कौन सा बेस्ट है ऐसा नहीं बोलेंगे। जैसे जावा लैंग्वेज है, तो जावा लैंग्वेज के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं मेवन को। जैसे एंड्रॉयड प्रोजेक्ट है आपका, तो वहां पर यूज करते हैं हम लोग ग्रेडल को। जैसे आपका डॉट नेट का प्रोजेक्ट है, तो जनरली वहां पर यूज करते हैं हम लोग आंट को। तो जैसे जैसे आपके सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, उसके रेस्पेक्टिव ये टूल फिट करने पड़ते हैं हम लोगों को, राइट। तो कोड डेवलप होगा तो बिल्ड करना पड़ेगा, क्लासेस कंपाइल करनी पड़ेंगी, एरर्स को निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें बिल्ड टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है जिसके नाम आप देख रहे हो। उसके बाद कोई भी कोड जब प्रोडक्शन में लाइव करते हैं, तो लाइव करने से पहले उस कोड में हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि यार इसमें कुछ एरर्स तो नहीं है, राइट। इसमें कुछ सिक्योरिटी कंसर्न तो नहीं आने वाला, कुछ वुलनेबिलिटी तो नहीं है, वुलनेबिलिटी फिक्स तो नहीं हो रही है इसके अंदर। तो ये डेवलपर्स इस बात को जानते हैं, हमारा काम क्या है, खाली बस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करके देना। तो जब भी कोड हेल्थ चेक की बात आती है इंडस्ट्री में, तो उसमें से एक टूल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, इसका नाम है सोनार क्यू। तो किसी भी कोड को प्रोडक्शन तक पहुंचाने से पहले सोनार क्यू में हम उसको स्कैन करते हैं, वुलनेबिलिटी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को निकालते हैं और उसको फिक्स करा के डेवलपर से देन आगे पास करते हैं प्रोडक्शन के लिए, राइट। उसके बाद कंपनी कंटेनराइज टेक्नोलॉजी को अडेप्ट क्यों करती है?
अभी मैं खाली इसके बारे में इतना बोलूंगा कि अभी तक क्या हो रहा था, हम एक मशीन एंगेज करके रखते थे, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है, एक टेस्टिंग होनी है, या कोई मुझे एप्लीकेशन चलानी है, तो मैंने एक मशीन लिया, लिनक्स का या विंडोज का, और उसके ऊपर मैंने डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया, राइट। बट हुआ क्या इस चीज से, एक डेवलपर ने एक मशीन को कर लिया एक्यूपाई, राइट। सर अब तो डिमांड बहुत कंपनी में ज़्यादा होगी, मेरी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग और एप्लीकेशन चला के देखना बार बार, ये रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आती है रैपिडली। तो हमको एक मशीन को एक डेवलपर को देना पड़ता है, फिर बाद में मशीन को डैश करना पड़ता है। चलो मशीन रिजर्व करके उसने रखा हुआ है, उस मशीन को डेवलपर ने अपने लिए यूज कर लिया, फिर अगला डेवलपर आएगा, वो भी मुझसे बीएम मांगेगा, मशीन मांगेगा वो भी। तो इससे क्या होगा, एट द एंड सॉफ्टवेयर को चलाने से पहले जो डेली की लाइफ में मशीन की वेस्टेज है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो रहे हैं और डेटाबेस की डिमांड आ रही है, तो हम उनको जो मशीन बना के दे रहे हैं ना, वो हमारे सर्वर्स की जो वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, राइट। तो कंटेनर्स टेक्नोलॉजी, अभी आपको मैं इसे भी बोलना चाहता हूँ कि एक ही ओएस के अंदर, ऑन अ सिंगल सर्वर, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में पैरेलली मल्टीपल डेवलपमेंट एक साथ चल पाए विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, राइट। सो कंटेनर्स बेसिकली क्रिएटेड आइसोलेट इन्वायरमेंट बिटवीन द एप्लीकेशंस, parallelly multiple development team, they having dedicated requirement, आपका सॉफ्टवेयर पाइथन का है, जावा का है, मेरा पीएचपी का है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। और हम थ्रू कंटेनर्स वी आर आइसोलेटेड, वी हैविंग ओन एनवायरनमेंट इन सिंगल ओएस। तो मल्टीपल टीम जब एक ओएस के अंदर काम कर पा रही हैं, तो अंडरलाइन हम जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बना बना के बार बार दे रहे थे, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम को आप रिजर्व करके बैठे हुए थे, वो जो वेस्टेज थी, वो जो मेरा ऑपरेशन में जो काम था ना, वो कम हो गया। तो आज से पहले जिस कंपनी को सर्वर्स की नीड ज्यादा थी, सपोज मेरी कंपनी में 100 सर्वर्स हम यूज करते डेली, तो आज वो डिमांड कहीं ना कहीं 10 पे आ गई कंटेनर्स के आने के बाद। तो 90 मशीन्स की जो कॉस्टिंग थी ओएस का लाइसेंस, और 90 मशीन की जो मेंटेनेंस, राइट, प्रोविजनिंग टाइम, डेस्टर टाइम, और उनका जो इनिशियल हार्डवेयर था, हर ओएस का एक इनिशियल अपना मेमोरी होता है, सीपीयू होता है, तो वो सब रिसोर्स हम लोग बचा पा रहे हैं। तो एट द एंड हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंटेनर्स के आने के बाद वर्चुअल मशीन की होने वाली प्रोविजनिंग या ओएस प्रोविजन की जो लाइफ थी बहुत इजी हो गई, राइट। यानी कम मैन पावर से हम काम करवा पा रहे हैं, और कम कॉस्टिंग में प्रोजेक्ट को हम लॉन्च कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि प्रोविजनिंग, सर्वर्स की प्रोविजनिंग कम हो गई, तो ऑटोमेटिक कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए मार्केट में कंटेनर्स टेक्नोलॉजी क्या हुई है, अडेप्ट हुई है आज के टाइम पर। उसके बाद चौथ सॉरी फिफ्थ जो टूल है आपका, उसका नाम है क्यूबरनेटी, राइट। तो क्यूबरनेटी के बारे में ऐसा बोलते हैं, इट्स एन ऑर्केस्ट्रेशन टूल। सिंपल सा मैं बोलूंगा अगर, तो कंटेनर्स टेक्नोलॉजी को बनाना, उनकी हाई अवेलेबिलिटी, उनका माइग्रेशन मैनेजमेंट, स्किल अवेलेबिलिटी, ये कुछ टर्म्स होते हैं आईटी में जो हमें कंटेनर्स के ऊपर चाहिए। तो कंटेनर्स का टोटल मैनेजमेंट जो देख रहा है, इन टर्म्स ऑफ हाई अवेलेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ स्किल अवेलेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड क्यूबरनेटी सर्वर। ये एक सेपरेट सर्वर होता है जो हर मशीन में जितने कंटेनर चलेंगे ना, उनका पूरा क्रिएशन, डिलीटेशन, मैनेजमेंट करके आपको देगा, राइट। तो प्रोडक्शन में कंटेनर्स टेक्नोलॉजी आपको ले जानी है, तो क्यूबरनेटी को अडेप्ट करना ही पड़ेगा, वरना कंटेनर्स के अंदर आपको हाई अवेलेबिलिटी, स्किल अवेलेबिलिटी मिलने वाली नहीं है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर का जो टूल था वो था एनसीबल, यानी इट्स एन कॉन्फ़िगरेशन टूल। अब कॉन्फ़िगरेशन टूल का मतलब क्या है, पहले समझते हैं कि व्हाट द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाला कोई भी चेंजेस, इट्स कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन जॉब। जैसे मेरा काम क्या है, सर मुझे डेली सिस्टम पर काम करना पड़ता है, यूजर को ऐड करना, उनका पासवर्ड रीसेट करना, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, तो ये मेरे लिए कॉन्फ़िगरेशन जॉब हो गई। अब इस जॉब को मैं कैसे ऑटोमेट करूंगा, तो एनसीबल बेसिकली डज ऑटोमेशन, कहता है कि मैं आपके लिए काम कर दूंगा कि जो भी सर्वर्स पे आप डेली काम करते हैं बैठ के,
यू हैविंग लॉट ऑफ सर्वर्स, यू नीड टू परफॉर्म लॉट ऑफ चेंजेस देयर, तो आई कैन ऑटोमेट, मुझे बता दो क्या आपका चेंजेस है, पैरेलली मैं सब पे लॉग इन करूंगा और बहुत स्मार्ट तरीके से कम टाइम में आपका काम करके आ जाऊंगा। तो इसलिए कंपनीज ने क्या किया है, सर्वर एडमिन के जो बंदे थे आईटी में, बहुत बड़ी टीम से हम डेली मैनुअल काम जो करवा रहे थे बैठा के, उसकी आपको नीड नहीं है। एनसिबल उस जॉब को ऑटोमेट कर सकता है। इट्स कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन टूल। उसके बाद जो टूल है वो है आपका मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग सब जानते हो आप लोग कि आईटी में कोई भी इम्पैक्ट आता है तो विदाउट मॉनिटरिंग उसको डिटेक्ट करना टाइम लगता है। मेरे सर्वर्स का जो सीपीयू था वो बढ़ गया, मेरी सर्वर्स की मॉनिटरिंग, मेरी सर सॉरी रैम यूज हाई हो गया, मैं सिस्टम पे था नहीं, तो मुझे अलर्ट कौन देगा? तो मॉनिटरिंग कहता है ठीक है आप एक काम करो, आप मुझे बताओ अपने सिस्टम कौन कौन सिस्टम है आप लोगों के, क्या मॉनिटरिंग करनी है इसके अंदर, और आप सिस्टम पे लॉगिन करके मत बैठो। मैं रेगुलरली एक इंटरवल के बाद आपको किसी सिस्टम की स्टेट का अपडेट देता रहूंगा। अब उस अपडेट के ऊपर आप कभी भी एक्शन ले सकते हो फिर। इसलिए हमको मॉनिटरिंग टूल यूज आईटी में करने पड़ते हैं, राइट। तो ये एक शॉर्ट डिस्कशन मैंने किया था आप लोगों से अभी कि वर्जनिंग टूल का मतलब क्या है, मैनेजमेंट टूल क्यों आते हैं, हेल्थ चेक का मतलब क्या है, कंटिन्यूस टेक्नोलॉजी क्यों यूज करते हैं हम लोग, और किस स्टेशन को क्यों यूज करते हैं, फॉर द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टूल वगैरह। तो ये सब मैंने आपसे डिस्कस किया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।